हेलो बच्चों, अचीवर्स एकेडमी कैराना में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आपके जो पिछले चैप्टर था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैद्युत वो पूरा हो चुका है। अब हम इसी का नेक्स्ट सब चैप्टर है आपका इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस वैद्युत धारिता, वो डिस्कस आज करने वाले हैं। वैद्युत धारिता में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि चालक और प्रावैद्युत क्या होते हैं, या चालक और कुचालक, जो आपको पहले भी स्टडी करा चुके हैं कि चालक में होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं, या कह सकते हैं कि इनके अंदर जो आवेश वाहक होते हैं पर्याप्त मात्रा में होते हैं, इनमें वैद्युत धारा बड़ी आसानी से प्रवाहित हो जाती है, चालक कहलाते हैं। जैसे आपका हो गया चांदी, तांबा, लोहा, ठीक है, ये सब क्या है आपके चालक है। दूसरा होता है आपका कुचालक या प्रावैद्युत पदार्थ। कुचालक या प्रावैद्युत पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनमें वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, अर्थात इनके पास जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो लगभग नगण्य होती है, आवेश वाहक अवेलेबल नहीं होती। ठीक है, ये दोनों क्या कहते हैं, हम उन्हें कहते हैं वैद्युत रोधी या प्रावैद्युत पदार्थ। ठीक है बच्चों, अब इसमें आगे चलते हैं कि मैंने आपको एक स्ट्रक्चर समझाई थी कि एक परमाणु के अंदर क्या होता है। परमाणु के अंदर नाभिक होता है और नाभिक के अंदर आपके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। ये आपको बताया गया था, न्यूट्रॉन प्रोटॉन नाभिक के अंदर स्थित होते हैं। न्यूट्रॉन जो आपके होते हैं वो उदासीन होते हैं, उनके पास कोई आवेश नहीं होता। प्रोटॉन के पास धनावेश होता है, तथा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के चारों ओर क्या होता है आपके इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों के पास ऋणावेश होता है। हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के द्वारा लगने वाले एक नाभिकीय बल के कारण बंधे रहते हैं। ठीक है, तो जितने इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास होंगे उन पर जो नाभिकीय बल है वो ज्यादा प्रबल तरीके से कार्य करेगा, अर्थात वो अपनी ओर उन्हें उतनी ज्यादा अधिक आकर्षित करेगा। ठीक है, जितना ज्यादा आपका इलेक्ट्रॉन दूर होता चला जाएगा उतना ही आपका नाभिकीय बल कम होता चला जाएगा, नाभिकीय बल का प्रभाव इतना ही कम होता चला जाएगा, जिससे कि वो आपके इलेक्ट्रॉन पे जो लगने वाला नाभिकीय बल है वो कम कार्य करेगा। अर्थात जो नाभिकीय बल के बिल्कुल बाहर की साइड होंगे, आउटर साइड होंगे, जो बाह्य बिंदु पर स्थित होंगे, वो इलेक्ट्रॉन आपके क्या होंगे कि वे जल्दी निकलने वाले होंगे, अर्थात क्योंकि उन पर नाभिकीय बल कम कार्य कर रहा है। तो जैसे वे किसी दूसरे अन्य किसी क्षेत्र के संपर्क में आएंगे तो क्षेत्र के संपर्क में आते हुए क्या होंगे, वहां से मुक्त हो जाएंगे, वहां से बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि उन पर नाभिकीय बल कम बल कार्य कर रहा है, उन पर कम प्रबल बल कार्य कर रहा है, इसलिए वे क्या होगा, वे जल्दी ही मुक्त हो गए, आगे की क्रिया में भाग लेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी बच्चे। तो ये क्या था आपके परमाणु की स्ट्रक्चर थी। दोबारा मैं एक बार और बेसिक सा बता दूं आपको कि परमाणु के अंदर नाभिक होता है, नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन उदासीन होते हैं, प्रोटॉन धनावेशित होते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक के अंदर स्थित होंगे, नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन जितना नाभिक के पास होंगे उन पर नाभिकीय बल उतना ज्यादा कार्य करेगा, जितने दूर होंगे उन पर उतना कम बल कार्य करेगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम किसी परमाणु को किसी क्षेत्र में रखते हैं तो क्षेत्र में रखने के बाद जो बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जल्दी बाहर निकलते हैं, अर्थात जल्दी मुक्त होते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को बोलते हैं आवेश वाहक या फिर मुक्त इलेक्ट्रॉन इनको बोलते हैं। ठीक है, ये आपकी समझ में आ गया होगा। मेन टॉपिक पे हम बात करते हैं प्रावैद्युत की डेफिनेशन में आपको बता चुका कि प्रावैद्युत वे पदार्थ है जिनके पास इलेक्ट्रॉन नगण्य होते हैं, अर्थात जिनके पास आवेश वाहक नगण्य मात्रा में होते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होते, उन्हें बोलते हैं आप क्या, प्रावैद्युत। अब आगे हम जो पढ़ते हैं बच्चों, हम पढ़ते हैं प्रावैद्युत के प्रकार की। प्रावैद्युत के प्रकार, प्रावैद्युत कितने तरह के होते हैं? प्रावैद्युत आपके दो तरह के होते हैं। ठीक है बच्चा, प्रावैद्युत आपके दो तरह के होते हैं, अध्रुवी प्रावैद्युत और दूसरा होता है ध्रुवीय। बड़े ध्यान से समझ के लेके चलेंगे, ये सब आप थोड़ा बहुत केमिस्ट्री में डिस्कस कर चुके होंगे और यहाँ भी डिस्कस करेंगे। तो एक तो होता है पोलर, ये तो हो गया पोलर, ये होगा नॉन पोलर। पोलर डाइलेक्ट्रिक, इसे इंग्लिश में मैं लिख दिया थोड़ा सा, ये होता है डाई इलेक्ट्रिक, ये होता है आपका पोलर डाइलेक्ट्रिक, ये होता है नॉन पोलर, ध्रुवीय और अध्रुवीय। देखो ध्रुवीय क्या होते हैं, अध्रुवीय क्या होते हैं, सबसे पहले हम अध्रुवीय समझ लेंगे। अध्रुवीय क्या होते हैं? अध्रुवीय प्रावैद्युत वे पदार्थ हैं जिनके अणुओं में धनावेश तथा ऋणावेश के केंद्र संपाती होते हैं। अब संपाती कैसे होंगे कि मींस एक ही रेखा पे होंगे, बात समझ में आ गई। केंद्र क्या होंगे, एक ही रेखा पे होंगे, बात समझ में आ गई। केंद्र संपाती होंगे, क्लियर है? ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अध्रुवीय प्रावैद्युत पदार्थ वे पदार्थ है जिनके धनावेश तथा ऋणावेश
के केंद्र एक दूसरे के संपाती होते हैं, अर्थात इनके अणुओं में कोई भी वैद्युत स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता। बात समझ में आ गई? मैं दोबारा बता दूं कि इसके जो धनावेश तथा ऋणावेश के जो केंद्र होते हैं वो संपाती होते हैं, अर्थात इनके अणुओं में कोई भी परिणामी तथा स्थायी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता। तो मैं लिख दूं यहाँ से एक पॉइंट में आपका क्लियर हो जाएगा। 2 पॉइंट में आपको बता दूं, इसमें एक पॉइंट में वैसे एक लाइन बना लो, 2 पॉइंट बना लो कि सबसे पहला पॉइंट तो क्या है कि इसके प्लस और माइनस के केंद्र बच्चा क्या होंगे? संपाती। ठीक है। और सेकंड पॉइंट आपका हुआ, सेकंड पॉइंट आपका हो गया, सेकंड आपको बता कि इनमें क्या होता है कि परिणामी, इनमें स्थायी, ऐसे लिख दो, स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण द्विध्रुव आघूर्ण बराबर 0। इनमें स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है आपका? 0 होता है। बात समझ में आ गई भाई? ठीक है। जैसे एग्जांपल में लिख दूं आपका N2 O2 Cl2 बहुत सारे हैं, etc। बात समझ में आ गई भाई? तो द्रव्य में पदार्थ होते हैं जिनके धनावेश और ऋणावेश के केंद्र संपाती होते हैं, इनमें स्थायी या परिणामी या स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है। और उदाहरण हो गया आपके नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन आदि। ठीक है बच्चा। कार्बन डाइऑक्साइड भी आप दिखा सकते हैं। ठीक है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट पे डिस्कस करता है ध्रुवीय पदार्थ कौन से होते हैं। तो इसका बिल्कुल अपोजिट चलेंगे कि ध्रुवीय पदार्थ होते हैं जिनके धनावेश तथा ऋणावेश के केंद्र संपाती नहीं होते। तो मैं यहां लिख रहा हूं कि नंबर 1 प्लस और माइनस के केंद्र संपाती नहीं होते। ठीक है। और सेकंड पॉइंट आपका क्या हो जाएगा बच्चा कि इनमें स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण या परिणामी स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है। इन अणुओं में परिणामी स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है। उदाहरण लिख लेंगे बच्चों इसके। उदाहरण कौन कौन से होते हैं? एग्जांपल हो गया आपके HCl H2O HBr, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, ये सब आप पढ़ लेना। तो ये क्या होता है आपके ध्रुवीय और अध्रुवीय पदार्थ आपके होते हैं। बात आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर आपको हो गया होगा। इसके बाद आगे हम पढ़ते हैं, आगे इसमें डिस्कस करते हैं बच्चा। इसमें मिटा रहा हूं। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है कि परावैद्युत पदार्थों का वैद्युत ध्रुवण। परावैद्युत पदार्थों का वैद्युत ध्रुवण, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। ठीक है बच्चों, तो ये अब आप पढ़ोगे। सबसे पहले तो समझ लेंगे वैद्युत ध्रुवण होता क्या है। कि बाह्य वैद्युत क्षेत्र में, अगर बाह्य वैद्युत क्षेत्र में हम किसी परावैद्युत पदार्थ को रख दें तो उसके धनावेश तथा ऋणावेशों का आपेक्षिक विस्थापित होने की घटना को वैद्युत ध्रुवण कहते हैं। बात समझ में आ गई? क्लियर बच्चों? दोबारा बता रहा हूं कि किसी परावैद्युत पदार्थ का किसी वैद्युत क्षेत्र में उसके धनावेश तथा ऋणावेशों के केंद्र का परस्पर विस्थापित होने की क्रिया वैद्युत ध्रुवण कहलाती है। बात समझ में आ गई भाई? या अपेक्षिक विस्थापित होने की घटना वैद्युत ध्रुवण कहलाती है। क्लियर बात समझ में आ गई होगी आपको कि वैद्युत क्षेत्र में परावैद्युत पदार्थों में तो बच्चों आज हम आप पढ़ रहे हैं परावैद्युत पदार्थों का वैद्युत ध्रुवण। और मैं इसमें आपको बता दूं कि वैद्युत ध्रुवण क्या होता है आपका कि किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में परावैद्युत पदार्थ में धनावेश तथा ऋणावेश
के आपेक्षित विस्थापित होने की घटना को वैद्युत ध्रुवण कहते हैं। और अब हम जो है इसमें दो स्थिति पढ़ेंगे, एक तो ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ के लिए और एक अध्रुवीय पदार्थ के लिए। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ध्रुवीय पदार्थ के लिए, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ध्रुवीय पदार्थ क्या होता है। तो ध्रुवीय पदार्थ में होते हैं जिन पदार्थों के धनावेश तथा ऋणावेशों के केंद्र संपाती नहीं होते हैं तथा इनमें स्थायी वैद्युत ध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है, ठीक है। तो उसी डेफिनेशन को समझते हुए हम क्या करते हैं कि मान लीजिए इसका एक डायग्राम तैयार करूं छोटा सा, आपको क्लियर हो जाएगा कि मान लिया ये आपका प्लस और माइनस है, ठीक है। ऐसे से बहुत सारे जो है आपके। तो बच्चों इसमें हम दो स्थिति कंसीडर करेंगे कि अगर हम ध्रुवीय जो परावैद्युत पदार्थ होते हैं उनके जो प्रत्येक अणु होते हैं उनका एक सूक्ष्म वैद्युत ध्रुव होता है। हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा था कि भाई जो इसके धनावेश और ऋणावेश के जो केंद्र होते हैं वो क्या होते हैं, संपाती नहीं होते और इनका वैद्युत ध्रुव होता है। तो होता क्या है कि जितने भी इसके सूक्ष्म अणु हैं वो सारे के सारे एक अलग वैद्युत ध्रुव आपको बनाते नजर आ जाएंगे। भाई प्लस माइनस ये अलग बना रहा है, ये अलग बना रहा है, ये अलग बना रहा है, ये अलग बना, सबका अपना एक अलग अलग वैद्युत ध्रुव है, ठीक है। तो बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में ऊष्मा विक्षोभ के कारण, ऊष्मा विक्षोभ तुम्हें पता कि भाई मान ले जब कोई इलेक्ट्रॉन टकरा रहा है तो वहां उसमें विक्षेप बिल्कुल होना ही होना है, ठीक है। तो उसमें विक्षोभ के कारण ये वैद्युत ध्रुव अनियमित रूप से अभिविन्यासित होते हैं। भाई अनियमित रूप से अभिविन्यासित हो रहे, कोई इधर जा रहा कोई उधर जा रहा, किसी का कोई प्रारूप नहीं होता, अतः किसी भी दिशा में इनका जो परिणामी वैद्युत ध्रुव आघूर्ण है वो क्या होगा, शून्य होगा। भाई अगर कहीं आपके अनियमित गति हो रही है तो अगर हम परिणामी गति वहां कंसीडर करने लगे तो वो कितनी होगी आपकी, शून्य होगी, वो शून्य मान के चलेंगे। सेम प्रोसीजर यहाँ हो रहा है। दोबारा समझ लो कि मैंने क्या बताया कि वैद्युत क्षेत्र जब नहीं लग रहा है, वैद्युत क्षेत्र अनुपस्थित है, उस केस में क्या होता है कि जितने भी आपके अणु होते हैं ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थों के, उनके केंद्र क्या होते हैं एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, उनके जो केंद्र होते हैं एक दूसरे के साथ संपाती नहीं होते, इस कारण इनमें वैद्युत ध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होते हैं। तो प्रत्येक अणु के कारण एक अलग अलग वैद्युत ध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो रहा है जो कि अनियमित रूप से उत्पन्न हो रहा है। तो अगर हम इनका परिणामी वैद्युत ध्रुव आघूर्ण निकालें तो वो कितना हो जाएगा आपका, शून्य हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो परिणामी वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कितना हो जाएगा, तो इसका जो परिणामी वैद्युत ध्रुव आघूर्ण है बच्चा तो वो कितना है, परिणामी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना है आपका, शून्य है। बात समझ में आ गई। तो इस स्थिति में क्या होता है, परिणामी वैद्युत ध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। जैसे आप इन ध्रुवीय पदार्थों को किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं, बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे अर्थात ई का मान 0 नहीं है, यहाँ तो ई का मान 0 हो गया अर्थात वैद्युत क्षेत्र अनुपस्थित है। लेकिन जैसे आप इन्हें वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो वैद्युत क्षेत्र में रखने के बाद ये जितने भी आपके वैद्युत ध्रुव यहाँ से उत्पन्न हो रहे थे इन पर एक बलयुग्म कार्य करेगा जो उन्हें बाह्य क्षेत्र की दिशा, अगर बाह्य क्षेत्र की दिशा की तरह इस डायरेक्शन में है तो इस डायरेक्शन में करने का प्रयत्न करेगा, बाह्य वैद्युत क्षेत्र की दिशा में करने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार बाह्य क्षेत्र की दिशा में परिणामी वैद्युत ध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार परावैद्युत पदार्थ ध्रुवित हो जाते हैं। बात समझ में आ गई। ध्रुवित होना हो गया, मैंने आपको बता दी ध्रुवित होना क्या होता है आपका, ध्रुवित होना है आपका कि भाई ये जो है विस्थापित होना, इनका जो धनावेश और ऋणावेश है ये आपकी आपेक्षिक रूप से जो विस्थापित होते हैं जो ध्रुवण कहते हैं, वैद्युत ध्रुवण अभी आपको बताया था। तो जैसे आप किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में इन्हें रखेंगे तो रखने के बाद क्या होगा बच्चों कि ये जो आपके यहाँ से रखे हुए हैं जो आपके वैद्युत ध्रुव बना रहे हैं, तो ये जो वैद्युत ध्रुव है ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा में कार्य करना शुरू कर देगा, अर्थात एक परिणामी वैद्युत ध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होगा जिसकी दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी। वास्तव में जिसकी दिशा की तरफ परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी। और हम कह सकते हैं कि इस प्रकार आपका जो परावैद्युत पदार्थ है वो क्या हो जाएगा, आपका ध्रुवित हो जाएगा, ठीक है। तो ध्रुवण होने में दो विरोधी बल कार्य करते हैं। ध्रुवण जब कोई ध्रुवीय पदार्थ ध्रुवित होता है तो उसमें दो बल कार्य करते हैं। नंबर एक तो बल कौन सा कार्य करेगा कि बाह्य विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की जो स्थिति ऊर्जा है जो द्विध्रुव को बाह्य क्षेत्र के अनुदिश समेकित करने का प्रयत्न करेगी। एक तो क्या हो गया आपका वैद्युत स्थिति ऊर्जा, जो वैद्युत द्विध्रुव को
वैद्युत द्विध्रुव को क्या करेगी बच्चा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयत्न करेगी। और दूसरा होगा बच्चा आपका, सेकंड होता है आपका कि वैद्युत द्विध्रुव की उसमें ऊर्जा, वैद्युत द्विध्रुव की उसमें ऊर्जा, वैद्युत द्विध्रुव की उसमें ऊर्जा क्या करेगी, संरेखण को बिगाड़ने की कोशिश करेगी, संरेखण को बिगाड़ने का प्रयत्न करेगी। तो बच्चा होता है क्या कि वैद्युत द्विध्रुव की जो उसमें ऊर्जा है वो क्या करेगी, संरेखण को बिगाड़ने का प्रयत्न करेगी। ठीक है, तो दो तरह के इसमें कार्य करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव या अणु आंशिक रूप से क्या हो जाते हैं, आपके संरेखित हो जाते हैं। इस स्थिति पे दोनों में बराबर तथा विपरीत आवेश प्रेरित हो जाते हैं और जबकि पदार्थ के अंदर का भाग क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है। तो समझ में आ गया होगा बच्चा कि जब ये दोनों बल कार्य करेंगे तो एक परिणामी यहाँ से वैद्युत द्विध्रुव उत्पन्न होगा, या परिणामी एक जो अणु है आपका वो क्या हो जाएगा, आपका संरेखित हो जाएगा। वो संरेखित होने के कारण क्या होगा, इसमें जो है ना बराबर तथा विपरीत दिशा के आवेश उत्पन्न होंगे, बीच का भाग इसका क्या होगा, उदासीन होगा। तो इस प्रकार जो ध्रुवीय पदार्थ है आपके वो आपके ध्रुवित होते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि ध्रुवीय पदार्थ कैसे आपके ध्रुवित होते हैं। ठीक है, दो स्थिति मैंने आपको ये बताए, दो बार आपको ये बताए, वो ध्रुवित होने का तरीका आपको क्लियर करा दिया। ठीक है, ये सब आप जो है अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जितना मैंने आपको बताया इतना आप उसमें लिख देंगे, सब विषय है। तो बच्चों अब नेक्स्ट स्थिति आती है आपके अध्रुवीय पदार्थ के लिए, अर्थात अध्रुवीय पदार्थ के लिए फोर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स, या फिर कह सकते हैं इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं उनके लिए हम इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन में डिस्कस कर रहे हैं, ध्रुवीय पदार्थों के लिए डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अध्रुवीय पदार्थ आपको पता है कौन से पदार्थ होते हैं कि जिनके धनावेश तथा ऋणावेश के केंद्र परस्पर संपाती होते हैं, अर्थात परिणामी वैद्युत द्विध्रुव गुण शून्य होता है। ये कब होगा, जबकि आपका इस पे कोई वैद्युत क्षेत्र कार्य नहीं कर रहा है। ठीक है, तो पहले वाली स्थिति क्या होगी कि यहाँ भी आपका जो परिणामी वैद्युत द्विध्रुव गुण है वो क्या होगा, आपका शून्य होगा। लेकिन जैसे बच्चों आप इसे किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं, जो मान लिया मैंने बाह्य विद्युत क्षेत्र कितना है आपके यहाँ से E0 है, EO कौन होगा, आउटर EO है आपका। ठीक है, तो धनावेश पर विद्युत बल की क्षेत्र की दिशा में तथा ऋणावेश पर विद्युत बल की विपरीत दिशा में एक बल कार्य करता है। अर्थात आप कह सकते हैं कि जो आपके धनावेश है वो तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाएंगे और जो ऋणावेश है वो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में कार्य करेंगे। ठीक है, या विपरीत दिशा में विस्थापित होंगे। तो आप पदार्थ का प्रत्येक परमाणु एक विद्युत द्विध्रुव बनाएगा। अब जो है ना पदार्थ के जितने भी परमाणु है आपके सारे क्या करेंगे, अपने अपने एक विद्युत द्विध्रुव बनाएंगे और जिसका अपना विद्युत द्विध्रुव गुण होगा, और इस स्थिति में प्राविद्युत पदार्थ विद्युत ध्रुवित कहलाते हैं। बात समझ में आ गई, दोबारा समझ लो कि पहली स्थिति, क्योंकि आपको पता है कि धनावेश और ऋणावेश के केंद्र संपाती हुए हैं, तो परिणामी विद्युत द्विध्रुव गुण कितना होगा, आपका शून्य हो गया। ठीक है, लेकिन जैसे आप इसे बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, तो बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने के बाद जो धनावेश के होते हैं उनके तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में, और जो ऋणावेश होते हैं विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में एक बल कार्य करता है। अर्थात जो आपके धनावेश है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में तथा जो ऋणावेश है विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में हल्के से विस्थापित हो जाते हैं। और हम कह सकते हैं कि इनमें इनके जो प्रत्येक परमाणु है इनमें एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है, अर्थात एक परिणामी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है। और इस कारण हम कह सकते हैं कि जो आपके अध्रुवीय पदार्थ है वो क्या हो जाते हैं, आपके वैद्युत ध्रुवित हो जाते हैं। बात समझ में आ गई, वैद्युत ध्रुवित कहलाते हैं। ठीक है, क्लियर है बच्चों, तो बेसिक्स आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगर मैं दोनों को डिस्कस करूं, दोनों घटनाएं हमें पढ़ने के बाद हमें क्या पता लग रहा है, हमें ये पता लग रहा है कि जब आपका बाह्य विद्युत क्षेत्र कार्य नहीं कर रहा है, जिस स्थिति में आपका बाह्य विद्युत क्षेत्र कार्य नहीं कर रहा है, कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र आप नहीं लगा रहे हैं या उस पदार्थ को किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में आप नहीं रख रहे हैं, तो उस स्थिति में आपका जो परिणामी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो आपका शून्य होगा। वो आपका शून्य होगा। वो चाहे आपकी स्थिति अध्रुवीय पदार्थों के लिए कंसीडर करें, चाहे वो आप स्थिति ध्रुवीय पदार्थों के लिए कंसीडर करें, दोनों स्थिति में
परिणामी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होगा। कब? जब आपका बाह्य वैद्युत क्षेत्र शून्य है। एक पॉइंट तो आपको यहां से ये क्लियर हो गया, ठीक है। सेकंड, परस्पर वैद्युत द्विध्रुव के आवेशों के उदासीन न होने के कारण उन पर विपरीत आवेश प्रेरित हो जाएंगे। जो उनका जो पृष्ठ है वो उदासीन तो होने नहीं, लेकिन उन पर क्या होगा, एक विपरीत दिशा में प्रेरित आवेश उत्पन्न हो जाएंगे। जैसे कि मैं इससे पहले वाले केस में आपको बताया था, प्रेरित आवेश के कारण पराविद्युत पदार्थ के अंदर जो प्रेरित आवेश है उसके कारण जो पराविद्युत पदार्थ के जो अंदर है वो क्या होगा, एक अंदर, इसके अंदर, किसकी बात कर रहे हैं, इसके अंदर की बात कर रहे हैं। वो जो पहली लाइन थी वो दोनों के लिए थी, लेकिन अब जो मैं लाइन कंसीडर कर रहा हूं वो इसके लिए कंसीडर कर रहा हूं कि मैंने आपको बताया कि जैसे ही आप इसे विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो आपका क्या होगा कि उदासीन है अंदर का भाग उदासीन है, तो बाह्य जो पृष्ठ है उस पर विपरीत प्रकृति के आवेश उत्पन्न हो जाएंगे, और विपरीत प्रकृति के आवेशों के उदासीन न होने के कारण क्या होगा, आपका प्रेरित आवेश के कारण पराविद्युत पदार्थ के अंदर, जो पराविद्युत पदार्थ आप इसके अंदर एक आंतरिक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, एक आंतरिक विद्युत क्षेत्र आपका उत्पन्न हो जाएगा EI, जो कि लगने वाले बाह्य विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में कार्य करेगा, अर्थात जो आपका परिणामी विद्युत क्षेत्र है उसका मान क्या हो जाएगा, कुछ कम हो जाएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। इससे स्पष्ट है कि पराविद्युत चाहे वह ध्रुवीय हो या अध्रुवीय हो, बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में परिणामी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाता है। बात समझ में आ गई कि बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में एक परिणामी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, चाहे वो आपका अध्रुवीय है चाहे आपका ध्रुवीय है। ठीक है, क्लियर है बच्चों, समझ में आया? तो मैं इसमें कुछ कॉमन पॉइंट आपको बताए कि जब अनुपस्थित है तो उसमें तो पराविद्युत विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न नहीं होगा, लेकिन जैसे आप किसी विद्युत क्षेत्र में आप रखोगे, चाहे वो ध्रुवीय हो चाहे ध्रुवीय है, तो उन दोनों के बीच, दोनों में क्या होगा, दोनों केस में एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न अवश्य होगा, जरूर उत्पन्न होगा। ठीक है, क्लियर है बच्चों? ये EI क्या होता है, आपका आंतरिक विद्युत क्षेत्र है। आंतरिक विद्युत क्षेत्र मैंने बताया कि इसके अंदर विपरीत प्रकृति के आवेश उत्पन्न हो रहे हैं, और विपरीत प्रकृति के आवेश उत्पन्न होने के कारण इसके अंदर एक विद्युत क्षेत्र कार्य करना रहेगा, जो कि इसका क्या करेगा, अपोज करेगा। अभी तो बताया था आपको, माइनस के कारण एक बल बाहर को लग रहा है, विपरीत दिशा में E0 के कारण, प्लस के कारण E0 की दिशा में लग रहा है, तो दो बल कार्य करे, अर्थात दो बल का मतलब दो विद्युत क्षेत्र कार्य कर रहे होंगे, क्योंकि एक विद्युत क्षेत्र में दो बल कार्य कभी नहीं कर सकते, वो आपको पहले ही बताया गया है। तो दो विद्युत क्षेत्र कार्य कर रहे हैं, तो एक तो बाह्य विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर, एक अंदर विद्युत क्षेत्र कार्य करेगा इसके विपरीत दिशा में। ठीक है, क्लियर बच्चों? तो समझ में आ गया होगा आपको कि विद्युत ध्रुवण कैसे होता है। विद्युत ध्रुवण इससे अच्छे तरीके से आपको नहीं बताया जा सकता। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों इससे आगे आता है नेक्स्ट हेडिंग है आपकी, नेक्स्ट पॉइंट है पराविद्युत सामर्थ्य तथा भंजक विभवांतर, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। कि होता क्या है आपका, ये समझेंगे। जिसे नाम से क्लियर होगा, सामर्थ्य होती है कैपेसिटी की, स्ट्रेंथ, हमारी स्ट्रेंथ कितनी है, हम कितना झेल सकते हैं, स्ट्रेंथ को कहेंगे ना भाई, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी स्ट्रेंथ जो है फिजिक्स पढ़ाने की है, आपको जी हमारी स्ट्रेंथ जो है क्रिकेट खेलने की है। बात समझ में आ गई? तो उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, स्ट्रेंथ समझ में आ गया, सामर्थ्य क्या होगी। ठीक है, तो पराविद्युत सामर्थ्य को समझेंगे कि होता क्या है, कि जब किसी आप पराविद्युत पदार्थ पर कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित कर रहे हैं, या फिर पराविद्युत पदार्थ हमने जैसे ऊपर पढ़ा, चाहे वो ध्रुवीय है चाहे ध्रुवीय है, जैसे आप किसी से बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखेंगे और बाह्य विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ाते चलेंगे, या फिर जैसे मान बढ़ेगा तो आपको पता कि उसके जो धनावेश और जो ऋणावेश होते हैं वे परस्पर विस्थापित होने शुरू हो जाते हैं। धनावेश और ऋणावेश क्या होंगे, परस्पर विस्थापित होने शुरू हो जाएंगे। जैसे जैसे आप बाह्य विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ाते चले जाएंगे, ऐसे ऐसे आपके जो धनावेश है और ऋणावेश है वो परस्पर विस्थापित होते चले जाएंगे। पहले मान लीजिए यहाँ थे, अब यहाँ आगे, अब यहाँ आगे, अब यहाँ आगे। जैसे जैसे आप बाह्य विद्युत क्षेत्र बढ़ाते जा रहे हैं तो धनावेश और ऋणावेश आपके एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं, परस्पर विस्थापित होते जा रहे हैं, और एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि जब धनावेश और ऋणावेश के बीच में जो विस्थापन है वो इतना बढ़ जाता है कि उसके अणु से जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन है वो आपके पृथक हो जाते हैं, अर्थात निकलने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इस अवस्था को पराविद्युत भंजन कहते हैं। दोबारा समझ लेंगे मैं क्या बता रहा हूं, कि जब किसी पराविद्युत पदार्थ को किसी वैद्युत क्षेत्र में, बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, तो बाह्य विद्युत क्षेत्र को बढ़ाने पर उसके धनावेश और ऋणावेश में विस्थापन होने लगता है। जैसे जैसे आप बाह्य विद्युत क्षेत्र का मान आप बढ़ाते जाते हैं, ऐसे ऐसे जो धनावेश और ऋणावेश के बीच का जो विस्थापन है वो परस्पर बढ़ता जाता है।
तथा एक स्थिति ऐसी आती है कि जब धनावेश और ऋणावेश परस्पर इतने अधिक विस्थापित हो जाते हैं कि उनसे एक इलेक्ट्रॉन पृथक हो जाता है। इस स्थिति को बोलते हैं प्राविद्युत सामर्थ्य, प्राविद्युत भंजन, सॉरी क्या बोलते हैं, प्राविद्युत भंजन, इसे बोलते हैं प्राविद्युत भंजन, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। ठीक है, मैं भी प्राविद्युत सामर्थ्य नहीं बताया आपको, मैंने बताया प्राविद्युत भंजन किसे कहते हैं, इसे बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, अगर प्राविद्युत पर आरोपित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हम कह दें कि जो प्राविद्युत है, प्राविद्युत पर आरोपित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वह अधिकतम मान जिस पर प्राविद्युत पदार्थ प्राविद्युत भंजन की स्थिति आए बिना सहन कर सकता है। बात समझ में आ गई कि मान लिया कोई प्राविद्युत पदार्थ है, उस पर विद्युत क्षेत्र की अधिकता का वह मान जिस पर प्राविद्युत पदार्थ बिना भंजित हुए या बिना प्राविद्युत भंजन के सहन कर सकता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, प्राविद्युत पदार्थ की प्राविद्युत सामर्थ्य कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी, आपको क्लियर हो गया होगा, बड़ा अच्छी तरीके से मैंने आपको बता। तो कह सकते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र है उसकी तीव्रता का अधिकतम मान जब तक आपका प्राविद्युत पदार्थ प्राविद्युत भंजन की स्थिति आए बिना सहन कर सकता है। स्थिति आए बिना कैसे सहन करता है, स्थिति में नहीं आना है, स्थिति में आए बिना सहन कर सकता है, वो क्या कहलाता है, उसका प्राविद्युत सामर्थ्य कहलाता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। भंजक विभवांतर समझ लेंगे। भंजक विभवांतर क्या होता है, संधारित्रों की प्लेटों के बीच जो संधारित्र होते हैं, वो अभी आपको मैं बताऊंगा कि संधारित्र क्या होते हैं, अभी बताया नहीं गया है, आप ऐसे ही समझ लो कि संधारित्रों की प्लेटों के बीच वह विभवांतर, जो संधारित्रों की जो प्लेट होती है उनके बीच विभवांतर उत्पन्न होता है, तो वह विभवांतर जिस पर प्लेटों के बीच रखे प्राविद्युत पदार्थ में, भाई हमने क्या करा, दो समांतर प्लेट ले ली और उनके बीच में क्या करा, एक प्राविद्युत पदार्थ रख दिया। अब वो कह रहा है कि जो समांतर प्लेटों के कारण विद्युत विभव उत्पन्न हो रहा है, विभवांतर उत्पन्न हो रहा है, तो वो कह रहे हैं कि विभवांतर पर प्लेटों के बीच रखे प्राविद्युत पदार्थ में विद्युत भंजन ठीक प्रारंभ होने की स्थिति में पहुंच जाए, भंजक विभवांतर कहलाता है। समझ में आपको आ गया होगा, क्लियर आपको हो गया होगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब आगे आपका आता है विद्युत धारिता की अभिधारणा, कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। कि विद्युत धारिता की अभिधारणा क्या है वो आप समझ लेंगे। एक बेसिक सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, उससे आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप कोई बर्तन लेते हैं और बर्तन में आप पानी भर रहे हैं, भरते जा रहे हैं, होता क्या है कि एक स्थिति ऐसी आ जाती है आपके बर्तन पूरा भर जाता है पानी से। अब जैसे ही आप उसमें पानी डालते हो, तो पानी डालने के बाद आप देखोगे कि जितना उसमें फालतू पानी आ रहा है, जो एक्स्ट्रा वाटर उसके अंदर आ रहा है, वो एक्स्ट्रा वाटर बाहर की ओर बिखरना शुरू हो जाता है। ठीक है, बाहर की ओर क्या होगा, बिखरना शुरू हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि उस बर्तन की जो सामर्थ्य है या जो उसकी धारिता है वो उसकी इतनी है, उससे ज्यादा वो पानी नहीं ले सकते, उसे मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। तो ऐसे ही अब जब हम किसी चालक को धीरे धीरे आवेशित करते हैं, आवेशित करते जाते हैं, तो होता क्या है, एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि चालक जितना अधिकतम आवेश ग्रहण कर सकता है वह ग्रहण कर चुका होता है। अब यदि आप उससे ज्यादा उसे आवेश दोगे तो वो क्या होगा, चालक के इस अतिरिक्त आवेश का जो आसपास की वायु है वहां अक्षरण होने लगता है, अक्षरण बोलते हैं डिस्चार्ज होने लगता है। ठीक है, अर्थात आसपास की वायु क्या होगी आपकी, आयनित होने लगती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं वो चालक की क्या है, आपकी धारिता है। तो अब हम इसकी डेफिनेशन कैसे कह सकते हैं कि किसी चालक पर एक निश्चित अधिकतम आवेश ही संचित किया जा सकता है। किसी चालक पर एक निश्चित अधिकतम आवेश ही संचित किया जा सकता है वस्तु के आवेश धारण करने की यह क्षमता, वस्तु के आवेश धारण करने की यह क्षमता ही उसकी विद्युत धारिता कहलाती है। बात समझ में आ गई, वो जो धारण कर रही है वो धारण करने की उसकी जो मैक्सिमम लिमिट है, जो अधिकतम अक्षमता है, वो ही इसकी विद्युत धारिता कहलाती है।
बात समझ में आ गई। तो मान लिया अगर कोई पदार्थ या कोई चालक आपका वैद्युत विभव V आपका जो है कार्य कर रहा है और Q के द्वारा वो आवेशित हो रहा है, तो अगर वैद्युत विभव आप उसे V दे रहे हैं, वो Q आवेश आवेशित करेगा। जितना ज्यादा आप वैद्युत विभव देंगे उतना ज्यादा वो आवेशित होगा। ठीक है, तो अर्थात कह सकते हैं कि जो वैद्युत विभव होता है वो Q के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है बच्चों, या V बराबर हम ले लेते हैं अनुक्रमानुपाती हटा के Q/C, जहां C एक अनुक्रमानुपातिक नियतांक है। C क्या है? एक अनुक्रमानुपातिक नियतांक है, एक अनुक्रमानुपातिक नियतांक है। ठीक है बच्चा, जिसे चालक की विद्युत धारिता कहते हैं, इसे चालक की विद्युत धारिता कहते हैं। तो इसे चालक की क्या बोलते हैं बच्चा? वैद्युत धारिता कहते हैं। और अगर इसकी मैं परिभाषा निकालूं तो C बराबर हो गया Q/V। तो डेफिनेशन क्या बन के आ रही है बच्चों कि Q क्या है आपका? वैद्युत आवेश, और V क्या है आपका? दिया गया वैद्युत विभव। ठीक है, या वैद्युत विभव में परिवर्तन। वैद्युत विभव, अगर हम कह सकते हैं कि किसी चालक की विद्युत धारिता उसे दिए गए वैद्युत आवेश, किसी चालक की विद्युत धारिता उसे दिए गए आवेश के कारण आवेश तथा उसके विद्युत विभव में परिवर्तन के अनुपात के बराबर होती है। बात समझ में आ गई? तो किसी चालक की विद्युत धारिता क्या होगी? उस चालक को दिए गए विद्युत आवेश तथा उसके विद्युत विभव में परिवर्तन के अनुपात के बराबर होती है। SI मात्रक में इसका निकालूं तो क्या हो जाएगा आपका? SI मात्रक कितना होगा? वो आपका होता है फैराड। क्या होता है? फैराड। ये तो कूलाम पर वोल्ट भी बोल सकते हैं आप, यहाँ से कूलाम पर वोल्ट या फैराड। ठीक है बच्चों, F से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, कुछ पॉइंट आपको पता भी होगा, माइक्रोन में भी लेते हैं इसका। एक माइक्रो फैराड होता है आपका 10⁻⁶ फैराड। ठीक है, नैनो फैराड दे रखा हो 10⁻⁻⁴। मिली फैराड दे रखा हो तो 10⁻³ फैराड, ये आपको पता होगा। ठीक है बच्चा, क्लियर है? तो ये थी आपकी वैद्युत धारिता। अगर विमेय सूत्र आप इसका निकालना चाह रहे तो निकाल सकते हैं बच्चा, निकालो भाई विमेय सूत्र। कितना होगा? C बराबर C, विमेय सूत्र हो जाएगा। क्या होगा? कितना होगा? 80। देखो V का आप निकाल लो, E बराबर V/D, उससे निकाल लो आप। ठीक है, V बराबर ED का F/Q से करके, और मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ कि कितना आ जाएगा आपका यहाँ से ml² T⁻⁻²। ml² T⁻² होता है आपका। ठीक है, और आगे क्या आ जाएगा आपका इसका? m⁻⁻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 ⁻
माइनस 2 ऊपर जाएगा प्लस 2 टी की पावर 3 और ये हो जाएगा आपका तब सूत्र m की पावर -1 l की पावर -2 टी की पावर 4 आ रहा है a की पावर 2। अच्छा ये बच्चा इसकी जो है ना ये इसमें थोड़ा सा मिस्टेक होगी, ये इसका भी नहीं, इसका नहीं होता है आपका, ठीक है। देखो v का फॉर्मूला होता है, आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि v का जो सूत्र होता है, देखो यहाँ से देख लो आप, v बराबर q बटे c हो गया, सॉरी c बराबर q बटे v हो गया आपका, और v होता है आपका w बटे q, और q ऊपर जाएगा तो q स्क्वायर बटे w, तो q स्क्वायर w तो a t स्क्वायर हो गया, और ये हो जाएगा ml स्क्वायर t की पावर -2, क्योंकि w हमें पता है, ठीक है बच्चा। तो ev हो जाएगा आपका m-1 t की पावर 2 t की पावर 2 t की पावर 4 और a की पावर 2, ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला ऐसे ज्ञात कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो समझ में आ गया होगा आपको। आज की वीडियो आपकी यहीं तक है, इससे आगे की जो आपका है आगे वो कल आपका जो है नेक्स्ट लेक्चर में आपका चलेगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और मैक्सिमम बच्चों को इस चैनल से जोड़ें, जिससे कि उन्हें भी जो है ना फायदा हो सके और वो भी अच्छे नंबरों से, मैक्सिमम नंबरों से पास हो सके। थैंक यू।